हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो बच्चों ने नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो एक बार नोटिफिकेशन जरूर जाकर देखिए, वेबसाइट से डाउनलोड करिए और देखिए। यहाँ पर मैं हिंदी माध्यम के खास करके बच्चों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है कि इंग्लिश में नोटिफिकेशन अभी तक आया हुआ है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे जो होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ हमें उसमें नोटिफिकेशन में देखनी है और कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आप लोगों के लिए ये सुविधा दी जा रही है, तो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो ध्यान से इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये अभी जो है 1 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन आया है, तो इसकी डेट जो है तिथि 4/2/2026 जो कि आज है। ठीक, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो आपकी 24/2/2026 है, मतलब 24 फरवरी तक ही फॉर्म फिल किया जाएगा। इसी बीच में आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लेट जितना करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को सेंटर जो वो अपने मन का सेंटर चाहते हैं परीक्षा देने का वो उनको नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए उनको बहुत ध्यानपूर्वक जो है फिल करना है। जैसे दिल्ली के सेंटर जो होते हैं, लखनऊ के सेंटर होते हैं, वो जल्दी फिल हो जाते हैं क्योंकि बच्चे वहाँ अधिकतर होते हैं। इलाहाबाद के सेंटर जल्दी फुल हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को चाहिए कि हमें जल्दी जो है सेंटर और पास का सेंटर मिल जाए, तो वो जल्दी से जाकर जितनी जल्दी भरेंगे उतनी जल्दी उनका जो है उनको सेंटर अलॉट हो जाएंगे। तो चलते हैं उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या होनी चाहिए। तो इस बार यूपीएससी ने थोड़ा चेंज किया है, तो ध्यान रखना कि क्या क्या यूपीएससी ने चेंज किया। उन्हीं चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर बताएंगे। बाकी आप ओरिजिनल जो होता है नोटिफिकेशन उसको जरूर डाउनलोड करके एक बार देखिए, क्योंकि यूपीएससी की कोई चीज़ आप ओरिजिनल डाउनलोड करोगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, सब लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा सरल करके इन चीज़ों को दिए दे रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए 4 कार्ड या शेड्यूल में विभाजित किया गया। इनको जो है 4 शेड्यूल में विभाजित किया गया। तो पहला शेड्यूल आपका क्या है कि जैसे आप पहली बार फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन पहला शेड्यूल है। ठीक, दूसरा आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको हम यूआरएन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्रिएट होगा। तो ये सभी यूपीएससी के जितने भी आप एग्जाम देते हो, ठीक है, उन सब के लिए कॉमन होगा। जैसे सीडीएस कुछ बच्चे देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सीएपीएफ देते हैं और कुछ जो है और भी एग्जाम देते हैं, एनडीए वगैरह का देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये कॉमन यूआरएन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा जिसके बाद भरा जाएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए समान है। ठीक है, ये 3 और उम्मीदवार इन्हें कभी भी भर सकते हैं, इन तीनों को कभी भी भर सकते हैं। ये हमेशा के लिए हो जाएगा दोस्तों, यूआरएन जो है आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर इसका चौथा मॉड्यूल जो होता है वो परीक्षा विशिष्ट होता है। जैसे आप चौथा जो मॉड्यूल भरोगे उसमें मान लो कि आपको सीडीएस का एग्जाम देना है तो सीडीएस का हो जाएगा, एनडीए का देना है तो एनडीए का हो जाएगा, सीएपीएफ का देना है सीएपीएफ का हो जाएगा। जैसे आप अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इसके लिए ये विशिष्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा मॉड्यूल। तो ये याद रखना कि ये 4 खंडों में विभाजित है। पहला खंड आपको अकाउंट बनाना है, दूसरा यूआरएन, तीसरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा और चौथा परीक्षा विशिष्ट होगा। ठीक है, तो ये गतिशील होता है, इसे केवल उस अवधि में भरा जा सकता है जो परीक्षा अधिसूचना दी गई। मान लो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम अभी आया तो आप इसका फॉर्म जब फिल करेंगे तो ये चौथा मॉड्यूल होगा। तो ये प्रक्रिया इसकी ये सिस्टम से होगा। फिर दूसरा क्या है, एक बार उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण कर लेता है तो एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, यह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यूआरएन जैसे आपका बन गया, यूआरएन एक बार ही बनेगा। ठीक है, समझ, बार बार नहीं बनेगा, जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ये भी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और परीक्षा विशिष्ट फॉर्म, जैसे कि मान लो सिविल सर्विसेज आप सीएससी का एग्जाम आप अभी आया नोटिफिकेशन, तो इसके लिए परीक्षा विशिष्ट फॉर्म भरने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर उत्पन्न होगा। इसका एक अलग जो है एप्लीकेशन नंबर होगा। तो ये याद रखना, यूआरएन अलग होगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर अलग होगा, क्योंकि अभी परीक्षा के लिए ये फॉर्म फिल करवा रहे हैं, जो केवल उसी परीक्षा के लिए होता है। जैसे कि आप सीएससी के लिए भर रहे हैं। उम्मीदवार को भविष्य में आयोग से किसी भी प्रकार के पत्राचार के लिए यूआरएन के साथ इस एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित करना होगा। मान लो आपको कोई किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करानी है तो यूआरएन के साथ में ये नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर काम करेगा। तो ये याद रखना कि एप्लीकेशन नंबर को आपको सुरक्षित रखना है। तो यूआरएन केवल एक बार जीवन भर के लिए पंजीकृत होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। फिर इसके साथ दूसरा यूआरएन यूनिक होता है, अद्वितीय होता है और स्थायी रहता है, हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले ओटीआर होता था उसी तरह से ये यूआरएन है। तो यूआरएन क्या होगा? यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यूनिक नंबर है। ठीक है, इसको याद रखना। फिर एप्लीकेशन नंबर गतिशील होता है, मतलब बदलता रहता है। जैसे मान लो सीडीएस का एग्जाम देना चाहते हो, सीएपीएफ का देना चाहते हो, एनडीए का देना चाहते हो, तो ये परीक्षा विशिष्ट होता है, तो गतिशील होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जिसका फॉर्म आएगा, मान लो एनडीए का फॉर्म आया तो एनडीए का एप्लीकेशन आपको लगेगा, लेकिन यूआरएन सेम होगा, वो हर परीक्षा के लिए सेम रहेगा। तो एप्लीकेशन गतिशील होता है और हर परीक्षा के अनुसार बदलता रहता है। कौन सा? जो एप्लीकेशन नंबर है, बाकी यूआरएन नंबर आपका वही रहेगा। तो ये याद रखना। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि आप ऐसी गलती न कर दें। यूपीएससी का फॉर्म है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा यूपीएससी परीक्षा को लेकर के कहीं प्रमाण पत्र गलत लगाए जाते हैं, कहीं रिजर्वेशन को लेकर के इधर उधर होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूपीएससी ध्यान दे रहा है, तो उन्होंने सुधार किया। इसीलिए पहले नोटिफिकेशन 14 जनवरी को आना था, तो उन्होंने लेट किया 10-20 दिन, फिर उन्होंने सही से दिया। तो इसलिए बहुत सारे चेंजमेंट हो रहे हैं। थोड़ी सी गलती आपको परीक्षा देने से
बाहर कर देगी। इसलिए ये चीज़ें याद रखना। विस्तृत निर्देश क्या है, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ को बिल्कुल हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके बढ़िया से जो है आपके सामने रखी है, जिससे आपको दिक्कत हो। इंग्लिश वाले को पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं इंग्लिश का नोटिफिकेशन पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इनको इस तरह से दिया। तो विस्तृत निर्देश क्या है, पोर्टल के होम पेज पर तथा सभी प्रोफाइल मॉड्यूल जो आपको बताएं 4 मॉड्यूल में है के साथ उपलब्ध है, जो उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पहले इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसलिए मैंने कहा कि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको जो है डाउनलोड करके थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए मुख्य चीज़ें। बाकी तो यहाँ हमने सारी चीज़ें बताई दी ठीक ठीक। और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। तो आपको पहले से ही अपने सारे दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, इसके साथ हाई स्कूल 10th की मार्कशीट आपको रखनी है, प्लस इसके साथ साथ 12th की मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके बाद की मार्कशीट का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रखनी है। इसके साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपने जो प्रमाण पत्र हैं उनको भी अपने सर्टिफिकेट को अपने पास रखें। ठीक है, ये याद रखें। आवेदक को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे अपनी पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का उपयोग करें, जिससे पहचान और अन्य विवरणों का सत्यापन और प्रमाणीकरण सरल, सहज और निर्बाध रूप से हो सके। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड बोला गया, लेकिन आप दूसरे दस्तावेज मतलब कि पैन कार्ड वगैरह और ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड ज़्यादा सहज और सरल होगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए यूपीएससी इसके बारे में थोड़ा सा डील दे रहा है कि आप आधार कार्ड रख सकते हो। अगर नहीं आधार कार्ड तो दूसरे भी आप अपने प्रमाण पत्र के रूप में, आईडी कार्ड के रूप में दूसरी चीज़ भी रख सकते हो, जैसे पैन कार्ड और डीएल वगैरह। ठीक, उम्मीदवार को परीक्षा पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। कैसे, यहाँ पर लिखा सभी उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे सरकार मतलब कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा के नियमों तथा इन नियमों से निकली इस परीक्षा अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अभी मैं आपको सारी चीज़ें ध्यान से बता दे रहा हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन को थोड़ा देख लीजिएगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रवेश के लिए सभी पात्र शर्तों को पूरा करते हो। ठीक, परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश केवल अस्थायी होगा, यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर ही मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि जो है आपको एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल किया और आपके पास ई प्रवेश पत्र आ गया, अब आपने रख लिया कि ये जो है प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड मेरे पास में सेलेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है। जब आप अंतिम रूप से सेलेक्ट हो गए तो यहाँ पर लिखा हो ना, परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश केवल अस्थायी होगा और यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए ही मान्य है। ठीक, केवल ई प्रवेश पत्र, ई एडमिट कार्ड जारी होने से उम्मीदवार की उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यह भी याद रखना। आयोग पात्रता शर्तों का सत्यापन मूल दस्तावेजों के आधार पर केवल तब करता है जब उम्मीदवार साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण के लिए योग्य घोषित होता है। ठीक, तो ये याद रखना कि ये जो है आपका आयोग पात्रता शर्तों का सत्यापन मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स अंतिम जो है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब चेक की जाएगी। तो ये चीज़ के लिए परेशान मत होना। फिर दूसरी चीज़ है, पहला नंबर आपका ये हो गया। दूसरा ये है आवेदन कैसे करें, तो उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पे जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक, आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार को समान निर्देश जैसे प्रोफाइल, मेडुल वार, आपको बताया 4 मेडुल है तो मेडुल वार निर्देश तथा दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, बाकी तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से तय होती है, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट ज़्यादातर मानी जाती है, और शैक्षिक योग्यता और आदि दावों के समर्थन में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो आपको ये दस्तावेज बहुत ध्यान से फिल करना है। ये दस्तावेज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और चौथे मॉड्यूल यानी परीक्षा विशिष्ट वाला जो होता है, परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल जिसमें शुल्क पैसे वगैरह जो आप फीस देते हो केंद्र और आदि सहित के साथ जमा करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, उसी फॉर्म में फिल किया जाएगा। यदि उम्मीदवार आवश्यक जानकारी या दस्तावेज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सीएएफ के साथ प्रस्तुत नहीं करता तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जरा से गलती आप परीक्षा देने से चूक जाओगे। ठीक है, यूपीएससी ने ये बहुत अच्छे सुधार किए हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो है यूपीएससी के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं खंडित किया जाता रहा है विभिन्न भर्तियों के द्वारा। कहीं उनके छोटे छोटे लूपहोल्स निकाल करके और अपने परीक्षा देने की तिथि कहीं ईडब्ल्यूएस की मार्कशीट उल्टा सीधे लगा देना, कहीं रिजर्वेशन की कहीं इधर, ओबीसी का, एससी का इधर से उधर, वो सब करते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नोट्स दिए हुए हैं, ये नोट जो है इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। आयोग उम्मीदवार को एक बार सुविधा प्रदान करता है जिससे वे अपने यूआरएन प्रोफाइल को अपडेट या संशोधित कर सकते हैं। एक ही बार देता है, एक बार बहुत ध्यान से भरना, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा दिक्कत हो, दोबारा आपको भरने को नहीं मिलेगा। ध्यान दें कि यूआरएन प्रोफाइल में किए गए परिवर्तन पहले से जमा किए गए आवेदनों में लागू नहीं होंगे। ठीक है, पहले से आपने अगर एक बार संशोधन कर लिया तो दोबारा आपको संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अपडेट जानकारी केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक परिवर्तन करने और यूआरएन प्रोफाइल को पुनः लॉक करने के बाद जमा किए होंगे। बाद में ही जो जानकारी आएगी उस पर ही अपडेट आपको मिलेगा। समझ में आया ये चीज़। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लाइव फोटो, अब लाइव फोटो लगेगी। आप याद रखना कि जैसे पहले क्या होता था कि आप फोटो खिंचवा के आए और फिर वो अपलोड कर दी जाती थी, अब लाइव फोटो लगेगी। तो पहला चेंजमेंट ये हुआ है कि लाइव फोटो लगेगी। उम्मीदवार को अपना फोटो अपलोड करना होगा, फोटो भी अपलोड करना होगा और लाइव फोटो भी लगेगी।
साथ ही कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF भरते समय लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया गया फोटो, लाइव कैप्चर किया गया फोटो स्पष्ट हो, मतलब दोनों स्पष्ट होने चाहिए, जो आप लाइव लगाओगे फोटो और जो नॉर्मल ऐसे फोटो जो खिंचवा करके लगाओगे, दोनों में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न हो, उसमें दाढ़ी हो और इसमें दाढ़ी ना हो, तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो एक ही जैसी फोटो हो, ध्यान रखना। और तीसरा क्या, हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। उम्मीदवार को साधारण सफेद कागज में, मान लो ये सफेद कागज इस तरह से, तो इसमें काले इंक मतलब ब्लैक पेन से लगातार 3 बार साइन करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो ये साइन हुआ, फिर इसके नीचे साइन हुआ, फिर इसके नीचे साइन होगा, ठीक। एक के नीचे एक हस्ताक्षर करना होगा, उसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट पढ़ने योग्य होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं भी कुछ लिखा हो, मतलब ध्यान से दिखाई दे कुल मिला करके, नहीं तो फिर आप जब परीक्षा देने जाओगे वहां दिक्कत हो जाएगी, प्रवेश ही नहीं देंगे आपको। बहुत सख्त नियम हो गए दोस्तों, याद रखना। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है, upsconline.nic.in पर यह इंस्ट्रक्शन एंड FAQ अनुभाग में देखें, ठीक है। तो मैं देख रहा था तो मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने इसको कई बार इधर उधर से देखा, तो इसमें जो है साफ साफ दिया गया है कि ये 3 साइन होंगे, तो एक ऊपर साइन होगा, उसके नीचे साइन होगा, फिर उसके नीचे साइन होगा, ठीक है। इनका डाउन ही लोड नहीं होता रहा था, ये दिख ही नहीं रहा है इंस्ट्रक्शन एंड फैक UPSC का। तो खैर हम लोग उससे नहीं जाते हैं। पहला नोट्स आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। उम्मीदवार दूसरी नोटिफिकेशन है, मतलब नोटिफिकेशन वही है, उसी में दूसरा पॉइंट है, उम्मीदवार आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसे वापस नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो एक बार जमा हो गया तो आप वापस नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के किसी भी कॉलम या विवरण में जमा करने के बाद कोई सुधार, एक बार अगर आपने फिल कर दिया और सबमिट कर दिया तो फिर उसमें दोबारा संशोधन नहीं होगा, ये याद रखना। ना सुधार होगा, ना परिवर्तन होगा, ना संशोधन की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार के पास कौन कौन से पहचान पत्र होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, आपका एपिक कार्ड, जो आप वोटर ID होती है वो होगा, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और केंद्र राज्य द्वारा जारी किए गए कोई अन्य पहचान पत्र, अगर फोटो पहचान पत्र है तो वो होगा। लेकिन उन्होंने पहले ही बता रखा है कि आधार कार्ड अगर होगा तो वो ज़्यादा सुविधाजनक है, ठीक है, ये याद रखना। मेरे हिसाब से मैं भी आपको सलाह दूंगा कि आधार कार्ड को ही प्राथमिकता देना, इसी से सबमिट करना। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार को यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल भरते समय देना होगा। यही फोटो पहचान पत्र भविष्य में सभी संदर्भों में उपयोग किया जाएगा, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी में ये जो है पहचान पत्र चलेगा, आपका फोटो पहचान पत्र। और उम्मीदवार को परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होते समय इसे साथ रखना होगा। अगर आप आधार कार्ड चूज कर रहे हो तो आधार कार्ड तीनों चरणों में होना चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू में, ठीक है। समझ में आया, याद रखना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। हिंदी माध्यम के बच्चों को जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर ई प्रवेश पत्र, यहाँ पर सारी जानकारी मैंने दे दी। अब आपको अगली है ई प्रवेश पत्र, मतलब एडमिट कार्ड जारी करना। पात्र उम्मीदवार को परीक्षा तिथि से पहले वाले सप्ताह, मतलब एक सप्ताह पहले ही आपका अंतिम ई एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ये याद रखना। नहीं तो 15 दिन पहले हुआ मचाने लगते हो कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले सहायक लेखक स्क्राइब, जैसे कि जो हैंडीकैप है, जिनको आंख में दिखाई नहीं देता, वो अपने साथ सहायक लेखक रखते हैं, स्क्राइब रखते हैं, तो उनका एडमिट कार्ड थोड़ा सा देर से डाउनलोड होगा, अर्थात 3 दिन पहले डाउनलोड होगा। तो उन्हें परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई प्रवेश पत्र की वेबसाइट, आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड होगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो ठीक है। तो 1 हफ्ते पहले डाउनलोड होगा, इसलिए हुआ नहीं मचाना है। कोई भी प्रवेश पत्र डाक या ईमेल द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो याद रखना, कहीं कि पता लगे कि कई बच्चे जो सोच रहे हो कि डाक के द्वारा हमारे घर पे आएगा, तो ऐसा नहीं है, ये यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ये नहीं कि डाकिया आकर के आपको घर में देगा, साहब नहीं बन गए हो, जब सिलेक्ट हो जाओगे तब आपके घर आएगा, मतलब मजाक कर रहा हूँ। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे खाता बनाते समय अकाउंट बनाओगे ना, पहले नंबर शेड्यूल फर्स्ट में यही है, खाता अकाउंट बनाने समय एक मान्य सक्रिय ईमेल ID प्रदान करें। एक ईमेल का ID बना लेना, वही ईमेल ID सब जगह चलेगी, क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए, मान लो कोई नया अपडेट अगर आयोग को देना है तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से, सॉरी ईमेल के माध्यम से आपको देगा, तो उनसे संपर्क करने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर अगली जानकारी, ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधित्व पोर्टल, ये पोर्टल है QP रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल। आयोग उन उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करेगा जिन्होंने परीक्षा दी है कि वे प्रवेश पत्र, मतलब कि अगर कोई प्रश्न, मान लो कि UPSC द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया, वो प्रश्न अगर सही नहीं है या आपको आपत्ति दर्ज करानी है, तो आप इस पोर्टल पर जाकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हो। ईमेल या अन्य माध्यमों से नहीं होगा। तो यहाँ वही चीज लिखी है, आयोग उन उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करेगा जिन्होंने परीक्षा दी है कि वे प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों या वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्तियां प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। उनको आपत्तियां अगर दर्ज करानी है तो वो दर्ज कर, मान लो कोई क्वेश्चन है उनका सही था या आयोग के द्वारा वो आंसर की जारी की गई, उसमें जो है गलत आ गया, ये कुछ भी हो गया, तो उसमें आपत्ति दर्ज करानी तो वो इस तरह से करेंगे। तो यह सुविधा 5 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। यानी परीक्षा मान लो 24 मई को हो गई, तो परीक्षा तिथि से, यानी परीक्षा की तिथि से तीसरे दिन, मतलब 24, 25, 26, 27 वाले दिन, 27 तारीख से
दिन से लेकर के 7वें दिन तक, मतलब 5वें दिन तक, 5 दिन तक चलेगी। तो जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन से 7वें दिन तक 6 बजे तक ही होगी, उसके बाद नहीं सुना जाएगा। तो ये याद रखना, क्योंकि आंसर की अब जल्दी आ जाएगी। अभी यूपीएससी के चेयरमैन ने 4 महीने पहले ये बोला था कि हम आंसर की अब परीक्षा के बाद ही जारी कर देंगे, ऐसा कुछ है तो ठीक है। तो उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके इस एग्जामिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चन पेपर अनुभाग के अंतर्गत अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ठीक, ईमेल, डाक, हस्त प्रेषण या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं करी जाएंगी। ये ना सोचना कि ईमेल के माध्यम से हम आपत्तियां दर्ज करा देंगे तो वो सुनी नहीं जाएंगी, ये याद रखना। इस संबंध में आयोग उम्मीदवार से कोई पत्राचार नहीं करेगा, मतलब कोई बातचीत पत्र के माध्यम से नहीं करेगा, ये भी याद रखना। 5 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई आपत्ति दर्ज नहीं या स्वीकार नहीं की जाएगी, ये भी याद रखना। कई बार ये सोचो कि 10 दिन बाद होश आ रहा आपको, तो जो जागरूक अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उम्मीदवार के लिए हेल्प डेस्क क्या है कि अगर किसी प्रकार की फॉर्म भरने में, फीस सबमिट करने में या कोई दस्तावेज अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे, ठीक है, या ईमेल आईडी ये है दी हुई है, इस पर जो ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से मैं आपको पढ़ देता हूँ। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन या सहायता के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 01124041441 ठीक है, या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा आवेदन विंडो की अवधि कब तक रहेगी? जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे 4 तारीख से, आज से 24 तारीख तक। ठीक है, 24 फरवरी तक ही चलेगी, ये नहीं कि 24 के बाद भी चलती रहे। फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी तो इसी बीच में आएगी, उसके बाद तो फॉर्म फिल करना ही बंद हो जाएगा। उम्मीदवार इस सेवा का उपयोग आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी समस्या जैसे शुल्क भुगतान करना या दस्तावेज अपलोड करना आदि के लिए कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की इस तरह की समस्या आ रही तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो या इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हो। लास्ट जानकारी, उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर समय से पहुंचने, ये तो आपको पता ही है कि ये तो आपके एडमिट कार्ड में भी लिख के आएगा नोटिफिकेशन की, इस तरह से आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है। 30 मिनट के बाद अगर पहुंचोगे तो गेट बंद हो जाएगा, फिर एंट्री नहीं होगी। तो प्रत्येक सत्र की शुरुआत से कम 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है, ये याद रखना। किसी भी परिस्थिति में देर से आने वाले उम्मीदवार को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये भी याद रखना। तो ये कई बार बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है, तो जो दूर से आने वाले परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं तो वो एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाएं। परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिफिकेशन होगा, ये याद रखना। ये नए तरीके से हो रहा है, अभी आपने यूपी पीसीएस वगैरह के एग्जामों में पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है, तो आप याद रखना ये नई चीज यूपीएससी ने जोड़ दी कि फेस ऑथेंटिफिकेशन होगा। इसीलिए वो फोटो भी लाइव ले रहे हैं, जिससे क्या हो कि पहचान को मिलाया जा सके। परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सभी उम्मीदवार का फेस ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ये तो अच्छी चीज है हमारे लिए। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे समय से परीक्षा स्थल पर पहुंचे ताकि फेस ऑथेंटिफिकेशन, पहचान सत्यापन और तलाशी की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। तो थोड़ा जल्दी पहुंचोगे तो उनके लिए सुविधा हो जाएगी, नहीं तो फिर वो प्रक्रिया चलती ना आधे घंटे। आपका जो है डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपके जो है जैसे आईडी वगैरह चेक होती है, ठीक है, फोटो चेक होती है। अब तो नई चीज़ जुड़ गई फेस ऑथेंटिफिकेशन, तो ये भी थोड़ा सी प्रक्रिया आधे घंटे की होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंचोगे तो आपके लिए यही सुविधा होगी। तो दोस्तों, और इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको सुझाव कमेंट के माध्यम से या हमारी जो ईमेल है, ईमेल के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे। तो फिर अब क्लास आएगी शाम को। धन्यवाद।